अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे या नहीं, आइंदा नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं या नहीं, क्या पाकिस्तान के अंदर कड़ा एहतसाब शुरू होने वाला है, क्या अटक में वाकया ही एक इम्पोर्टेंट शख्सियत ने अटक के कैदी से मुलाकात की है, और क्या 5 साल पलट चुका है, और क्या आज के जो ज़ेर अताब लोग हैं कल इक़्तिदार का हिस्सा बनने वाले हैं। ये वो अहम तरीन सवाल हैं, अगर इनका जवाब आप नहीं जानेंगे तो मुस्तकबिल के सियासी नक्शे को नहीं समझ सकेंगे। आगाज़ करते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने फरमाया है कि आप कागज़ पेंसिल निकाल के लिख लें, अगले प्राइम मिनिस्टर वो होंगे। तो बात बड़ी सिंपल है, समझ आने वाली बात है कि नवाज शरीफ साहब के कॉन्फिडेंस का लेवल क्या है। इतना बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल है कि वो अगले प्राइम मिनिस्टर हैं। वो कहते हैं कि आप लिख लें, तो इसका मतलब है कि किसी ने उनको इंश्योरेंस दिलवाई होगी। जो पाकिस्तान का नक्शा सामने आ रहा है, जो रीजनल डेवलपमेंट सामने आ रही हैं, जो अमरीकी मूड सामने आ रहा है, उस सब को अगर देख के आप फैसला करें तो आपको ये समझ बिल्कुल आती है कि नवाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं। कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही, लेकिन लॉजिकली इस बात को अगर समझा जाए तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि अमेरिका का इस रीजन के अंदर एक बहुत पुराना मंसूबा था कि भारत को इस खिते का चौधरी बनाया जाए। पाकिस्तान इस पर रेजिस्ट करता रहा और बहुत देर हो गई, इस प्रोजेक्ट को बहुत लेट हो गई। अब G20 की शक्ल में इंडिया के अंदर एक इन्वेस्टमेंट आई, इंडिया के अंदर एक बैठक हुई जिसमें MBS आए, जिसमें अमेरिकी प्रेसिडेंट आए, जिसमें टर्किश आए, जिसमें अमेरिकन आए, जिसमें UK आया, जिसमें ट्रूडो आया, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर। ये बहुत से लोग UK, यूरोप और अमेरिका समेत दुनिया के जो बड़ी हुकूमतें थी उनके सरबराह। और वहाँ पे जो एक चाइना का CPEC का एक प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान से होता हुआ अफ़गानिस्तान को टच करते हुए ईरान, और ईरान के बाद टर्की और फिर यूरोप को एक्सेस करेगा, उसके मुकाबले में 10 गुना बड़ा एक कॉरिडोर का ऐलान किया गया। भारत हाल ही में चांद के ऊपर उसने मिशन भेजा है। भारत एक बड़ी इकोनॉमिक पावर के तौर पर उभर रहा है, और ये अमेरिकी जो इंजेक्शन लगा है उसने भारत को इस रीजन के अंदर एक बड़े कैरेक्टर के तौर पे खड़ा कर दिया। अब ये क्यों किया गया, इसके पीछे मकासद क्या है? इसके पीछे मकासद ये है कि भारत इस खिते का चौधरी होगा, पाकिस्तान उसको बड़ा भाई तस्लीम करेगा। इससे पहले अमेरिका और रशियन वार हुई और बैटल फील्ड पाकिस्तान थी, और ये प्रॉक्सी वार का हम हिस्सा बने। हमारी इस पे सिविलाइजेशन तबाह हुई, फाइनेंस तबाह हुई, मईशत तबाह हुई, हमारे हज़ारों लोग शहीद हुए, और उसके बाद बड़ी मुश्किल से हमने उस जंग से जान छुड़ाई। अभी भी हमारी जान नहीं छूट रही, उसकी बाकियत अभी भी पाकिस्तान और गिरदोनवा में कायम है। एक और जंग मुसल्लत होने जा रही है। अब ये जंग की एक नई शक्ल होगी, वो ये होगी कि अमेरिका चाइना को काउंटर करने के लिए भारत को खड़ा कर रहा है। पाकिस्तान का इसमें एक अहम रोल हो सकता है। अब पाकिस्तान की यहाँ पे ज़रूरत क्यों पड़ गई कि अमेरिका ने पाकिस्तान को भी एक रोल देना है। इसमें जो G20 के लोग आए थे जिसका हम हिस्सा नहीं थे, उन सब का एक रोल है भारत के साथ। भारत जो इकोनॉमिक कॉरिडोर नया खोल रहा है उसमें बहुत सारे लोगों का एक रोल है, लेकिन पाकिस्तान का भी तो कोई रोल होगा ना। पाकिस्तान भारत के बॉर्डर के साथ लगता है, तो हमारा रोल क्या होगा? हमारा रोल ये होगा जो अमेरिकन सफ़ीर ने तय कर दिया। एक तो वो मरीम साहबा को मिले, दूसरे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिले, उसके बाद वो ग्वादर चले गए, और ग्वादर जाके उन्होंने प्रेजेंस शो की। तो उसका मतलब ये था कि चाइना को उन्होंने कहा कि यू आर नो मोर, ये चाइनी अब वो सफ़ा बंद हो गया, क्लोज। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। और पाकिस्तान के अंदर आपको पता है इलेक्शन अभी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे थे। अचानक अमेरिकी सफ़ीर मुतहर्रिक हुए और उसके बाद इलेक्शन की डेट आ गई, जनवरी का पहला हफ्ता, जनवरी का आखिरी हफ्ता। तो इसका मतलब इलेक्शन अब होने जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की डेट आ गई 21 अक्टूबर को। उन्होंने कहा मैं वतन वापस आ रहा हूँ। साथ उन्होंने बहुत बड़ा दावा कर दिया, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जनरल फैज़, जनरल बाजवा, मियां साकिब साहब, जनरल एजाजुल हसन,
खोसा, अजमत सईद, ये वो सारे किरदार हैं जिन्होंने उनको फारिग किया। इन सब से वो हिसाब चुकता करेंगे, सबसे हिसाब लेंगे, सबको कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। ये स्टेटमेंट हज़म नहीं हो रही पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को, पाकिस्तान के इदारों को भी यकीनी तौर पे नहीं होगी, लेकिन नवाज शरीफ साहब का जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको समझने की ज़रूरत है कि नवाज शरीफ साहब ये बात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। अब ये भी समझने की ज़रूरत है कि नवाज शरीफ साहब को इस मौके पे याद क्यों किया गया। तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब का इस खित्ते के अंदर जो बड़ी एक डेवलपमेंट होने जा रही है उसमें एक रोल होगा पाकिस्तान के अंदर एज ए प्राइम मिनिस्टर या एज ए किंग मेकर। वो रोल ये हो सकता है कि इंडिया के साथ जो पाकिस्तान की दोस्ती का एक ख्वाब था नवाज शरीफ साहब का, उस पर काम शुरू हो सकता है। चाइना की यहाँ से फरागत और कश्मीर का मामला और इंडियन सुपरमेसी को तस्लीम करना वगैरह वगैरह, ये 2-4 इश्यूज ऐसे हैं जो नवाज शरीफ साहब के दौर में हो सकते हैं। अगर कोई ये समझता है कि नवाज शरीफ साहब को दिहाड़ी लगाने आ रहे हैं, पैसों का उनका कोई मसला है, तो पैसे तो उनके पास बहुत हैं और वो उधर बैठ के भी यहाँ पे सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने भाई को भी प्राइम मिनिस्टर बनवा सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर कोई ये समझता है कि चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर का टैग लगवाना चाह रहे हैं, तो ये भी बात मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, ऐसा भी नहीं है। तो वो बुनियादी तौर पे करना ये चाह रहे हैं कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ आएँ, सिस्टम को वो तब्दील करके एक लंबे अरसे के लिए हुक्मरान रहें और यहाँ पे जो इंडिया के साथ दोस्ती का सफ़र उन्होंने शुरू किया था उसको पूरा करें। और साथ ही साथ इंडियन सुपरमेसी का तो खैर कंफर्म हो ही जाएगी, लेकिन जो सिविलियन सुपरमेसी का उनका एक एजेंडा है, जो नैरेटिव वो वक्तन फ़क्तन सामने आता है फिर रुक जाता है, सामने आता है फिर रुक जाता है, उसको वो पूरा करें तो वो तारीख के अंदर ज़िंदा रहे। ये बेसिकली नवाज शरीफ साहब का एक ख्वाब है और ख्वाहिश है जो वो करना चाहते हैं। अब ये $1 बिलियन क्वेश्चन है कि क्या वो ऐसा कर सकेंगे, क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट उनके इस बयानिए को हज़म कर लेगी। क्या पाकिस्तान के अंदर रवायत ये है कि साबिक आर्मी चीफ को इस तरह आप मुखातब करें, आप उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाने की बात करें, आने वाले चीफ जस्टिस को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की बात करें, ऐसा नहीं है। तो इस पे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने एक सख्त मैसेज शहबाज शरीफ साहब के ज़रिए दिया। शहबाज शरीफ साहब आए, उतरे और वापस दूसरी फ़्लाइट से लंदन चले गए, मरीम साहबा भी चली गई। अब इस मैसेज को रिसीव लंदन कर चुका है। उसके बाद नवाज शरीफ साहब डिटर्मन है कि वो 21 को ही वापस आएंगे, मरीम साहबा भी बात कर रही हैं कि 21 को वापस आएंगे। अब वापस आगे जो सिनेरियो बनने जा रहा है, सिनेरियो है क्या उसको समझे। वो ये है कि इमरान खान साहब जो एक पॉपुलर लीडर हैं वो जेल के अंदर हैं, नवाज शरीफ साहब एक मज़ामती बयानिए के साथ एंटर हो रहे हैं, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की उनको मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इन हालात में कि किस सूरत हाल का शिकार हो सकती है और क्या करेगी। जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया है उसकी मुतहम्मल ना पाकिस्तान हो सकता है ना पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हो सकती है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल इस्तेहकाम हो और पॉलिटिकल इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ माशी इस्तेहकाम हो और पाकिस्तान आगे बढ़े। अब नवाज शरीफ साहब ने जो अपना एजेंडा दे दिया है और जो बात उन्होंने कर दी है, जो आगे अज़ाइम अपने ज़ाहिर कर दिए, अपने बयानिया दे दिया, उसके बाद पहली बात तो यह है कि इलेक्शन के दौरान ही धमाका हो जाएगा। इलेक्शन के बाद कोई इसको तस्लीम नहीं करेगा, इसका रिएक्शन आएगा और एक पाकिस्तान के अंदर अनारकी की सी सूरत हाल होगी। यानी जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का ख्वाब देखा जा रहा था वो तो कम अज़ कम पूरा नहीं हो रहा। अगर नवाज शरीफ साहब इस बयानिए के साथ आते हैं और बयानिए से हटते हैं तो वो ज़ीरो हो जाएंगे, लिहाजा उनको इस बयानिए को लेके ही चलना पड़ेगा अगर वो पाकिस्तान आते हैं। तो स्टैब्लिशमेंट कह रही है कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाए, नवाज शरीफ साहब जांदी करना माफ़ कर दें, लेकिन वो हर सूरत में आना चाह रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहे हैं। इस दफ़ा वो शहबाज शरीफ साहब पे रिलाई नहीं कर रहे। वो शॉर्ट टर्म के लिए तो उन्होंने बनने दिया था, लेकिन अब वो खुद आ रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये भी मैसेज है कि मरीम साहबा पंजाब की चीफ मिनिस्टर बन जाएँ, फेडरल में शहबाज साहब बन जाएँ, हम अपना बिलावल साहब अपोजिशन लीडर बन जाएँ, सिंध की गवर्नमेंट ले लें, इस तरह की कोई और तहरीक इस्तेहकाम पार्टी और ये वो सारे मिला के इनको इकट्ठा किया जाए। अब नवाज शरीफ साहब ने एक सख्त पैगाम दे दिया, सख्त मैसेज दे दिया, एक नैरेटिव दे दिया आने से पहले। गो कि समझा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट सेम पेज के ऊपर है, लेकिन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बहुत बड़ी डिवीजन है जो नवाज शरीफ साहब को हजम नहीं कर रही, एक्सेप्ट नहीं कर रही और उनके बयानिए को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रही और रिएक्शन आ रहा है। और उस रिएक्शन का इजहार
آپ نے دیکھ لیا کہ نواز شریف صاحب کے بہت قریب جہانگیر ترین صاحب نے واضح طور پہ کہا کہ سابق آرمی چیف اور آنے والے چیف جسٹس کے خلاف نواز شریف صاحب نے جو بات کی ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہی سمجھا جائے طریقے استحکام کا مطلب اسٹیبلشمنٹ ہی ہوتا ہے. تو تحریک استحکام پارٹی کے چیف یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے. اس کے علاوہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے میسج بڑا کلیئر ہے. نیب کے کیسز کھل چکے ہیں اور تیزی کے ساتھ ان پہ عمل درآمد شروع ہے. نواز شریف صاحب کو میسج دے دیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس ساری صورتحال کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اٹک میں ملاقاتیں جاری ہیں. کہنے والے تو یہ کہتے ہیں بلکہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ڈیالہ میں ان کو اس لیے نہیں رکھا گیا کہ تھوڑا سا کیپٹل سے دور رکھا گیا تاکہ وہاں پہ ملاقاتیں جو ہوتی ہیں تواتر کے ساتھ وہ سامنے نہ آ سکیں اور ان کو ہڈن رکھا جا سکے. تو وہاں پہ اہم ترین شخصیات کی ملاقات ہوئی ہیں اور ایک کڑا احتساب اس ملک کے اندر کرنے کا خواب دیکھا جا رہا ہے اور اس خواب میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے عمران خان صاحب کی حمایت اور سپورٹ بھی حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کو ایک نیا خواب دکھایا جا رہا ہے کہ اگر آپ سپورٹ کریں تو سسٹم کو تبدیل کر دیا جائے اور سسٹم تبدیل کر کے ایک کڑا احتساب اور کنٹرولڈ سسٹم پاکستان کے اندر شروع کیا جائے. اب یہ تازہ ترین صورتحال ہے. لندن سے نواز شریف صاحب ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں, شہباز شریف صاحب روک رہے ہیں. نون لیگ کے اندر بھی تقسیم ہے, اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی خوفناک تقسیم ہے. کچھ ہاں میں ہیں, کچھ نہ میں ہیں. کچھ نواز شریف صاحب کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, کچھ ایکسیپٹ نہیں کرتے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک بڑی خبر یہ کہ نون لیگ کے کچھ لوگ جو الگ ہوئے تھے, شاہد خاقان عباسی صاحب, مفتاح اسماعیل صاحب اور کھوکھر صاحب جو پیپلز پارٹی سے جن کا تعلق ہے, یہ کچھ 4-5 لوگ ہیں, یہ مل کر ایک نئی پارٹی اناؤنس کریں گے جس میں نون لیگ کے بھی کچھ لوگ جائیں گے, پی ٹی اے کے بھی جائیں گے, پیپلز پارٹی کے بھی جائیں گے, کچھ الیکٹیبلز جائیں گے, کچھ نئے لوگ اس میں شامل ہوں گے. اور یہ پارٹی بھی ایک طریقے استحکام کی طرح ایک بڑی پاکٹ ثابت ہوگی جو 25-30 سیٹوں پہ سمجھ لیں کہ وہ اثر انداز ہوگی. 30-35 سیٹیں, یہاں تو 10 سیٹوں والا بھی پرائم منسٹر بن جاتا ہے, تو شاید خاقان عباسی صاحب بھی پرائم منسٹر کے امیدوار ہوں گے آنے والے دنوں میں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک طرف تحریک استحکام پارٹی کام کر رہی ہے پنجاب کے اندر, دوسری طرف شاید خاقان عباسی صاحب میدان کے اندر آئیں گے, نون لیگ آئے گی, پی ٹی آئی جو بچی کھچی ہے وہ آئے گی, پیپلز پارٹی حصہ لینے کی بات کر رہی ہے, جو شجاع صاحب کی پارٹی ہے, باقی چھوٹی پارٹیز ہیں پورے پاکستان کے اندر. تو یہ آنے والا جو نقشہ بن رہا ہے اگر الیکشن ہو جاتے ہیں, جو چیف الیکشن کمشنر نے کہا ہے, اب شاید تھوڑے آگے پیچھے ہو جائیں, لیکن اگر وہ بھی جاتے ہیں تو اس میں ایک ہنگ پارلیمنٹ کا نقشہ سامنے آ رہا ہے. یعنی 2/3 میجارٹی کا جو خواب نواز شریف صاحب کا ہے وہ نہیں مل رہی, اور اگر وہ نہیں ملتی تو نواز شریف صاحب کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. اگر وہ اقتدار میں آ بھی جاتے ہیں بائی ہوک اینڈ کروک کا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے, تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا جو 13 میں ہوا تھا, پھر سے وہ دھرنے اور ریئیکشن اور ساری چیزیں ہونا شروع ہو جائیں گی. نواز شریف صاحب جو ایجنڈا لے کے آئے ہیں اور جس پرائز کے اوپر انہوں نے اقتدار حاصل کیا ہے یا کرنا ہے, وہ ایجنڈا وہ کبھی بھی پورا نہیں کر سکیں گے. اور پاکستان کے آنے والے جو دن ہیں وہ بھی میرا خیال ہے کہ کوئی خوشحالی کا پیغام لے کر نہیں آ رہے. اس میں ان حالات کے اندر ایک ہی صورت بنتی ہے کہ جو آرمی چیف کو پاکستان کی بزنس کمیونٹی نے مطالبہ کیا تھا کہ جب تک مساق معیشت نہ ہو, یہ لوگ ریئلائز نہ کر لیں سیاسی پارٹیوں کے لوگ, اس وقت تک الیکشن نہ کروائے جائے. تو یہ میرا خیال ایک بیسٹ سلوشن ہے. اس کو مزید تھوڑا لمبا کھینچا جائے, سسٹم کے اندر سے انکروچمنٹس ختم کی جائیں, جو سفید ہاتھی ادارے ہیں ان کو فارغ کیا جائے, پاکستان کے جو کشتی ڈوب رہی ہے اس کے اوپر سے بوجھ اتارا جائے, اور یہ بوجھ صرف نان پولیٹیکل جو گورنمنٹ ہے وہی اتار سکتی ہے. پولیٹیکل گورنمنٹ کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا, پولیٹیکل لوگ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے, وہ کمپرومائزڈ ہوتے ہیں. تو لہٰذا اس دور کے اندر یہ سارا کام ہو سکتا ہے. اور آخری بات کہ عاصم منیر صاحب یقینی طور پہ اس پہ سوچ رہے ہیں کہ جو ٹریک کے اوپر پاکستان کو وہ چڑھا رہے ہیں یا چڑھا چکے ہیں, اس سے ڈی ٹریک اگر پاکستان ہوتا ہے تو پھر آئی ایم ایف کے آئی سی یو کے اندر جو پڑی ہماری معیشت ہے وہ دم توڑ جائے گی, وہ سروائیو شاید نہ کر سکے, اور یہ ہمارے لیے ایک خوفناک پیغام ہوگا. تو آرمی چیف کو اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے, اس کی کنٹینیوٹی کے لیے خود بھی ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا, اور وہ دیکھ بھی رہے ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.